क्लास में नेक्स्ट चलते हैं। हमारा आज क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू होगा। 22 क्वेश्चन क्या है, ECWAI क्या है। ECWAI का मतलब है द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आपसे अगर ECWAI की फुल फॉर्म्स पूछ ली जाए तो ECAI की फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। भाई इसका हेड ऑफिस कहाँ है, इसके हेड ऑफिस कहाँ होगा, इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ECWAI का हेड ऑफिस कहाँ है तो हेड ऑफिस कोलकाता में है। और ये कब स्टेबल हुआ था, 28 मई 1959 को ये स्टेबल हुआ था। सिंपल सी बात समझ में आई। आपका 22 क्वेश्चन था ECWAI क्या है, तो ECAWI का मतलब है द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये कब स्टेबल हुआ था, 28 मई 1949 को स्टेबल हुआ था। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक कौन है। आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक है लुकास पैसोली। 1494 में इटली के वेनिस शहर में डी कौन-सी बुक प्रिंट करी, कम्युनिसिटी स्टैब्लिश नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम की व्याख्या दी थी, एक्सप्लेनेशन दी थी। इन्होंने अपनी बुक में क्या दिया था, डबल एंट्री की एक्सप्लेनेशन दी थी और तभी से डबल एंट्री आपकी किस में आ गई है, फॉर्म में आ गई है। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व व्यक्ति खाते कौन कौन से होते हैं। प्रतिनिधित्व व्यक्ति खाते कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम संपत्ति मान लेते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रतिनिधित्व व्यक्ति खाते होते हैं। जो हमारे वैसे तो इनकम और एक्सपेंडिचर्स होते हैं लेकिन हम उन्हें क्या मान लेते हैं, संपत्ति मान लेते हैं। जैसे कि पूर्वदत्त बीमा संपत्ति, पूर्वदत्त बीमा क्या होगा, एक संपत्ति के रूप में माना जाता है। आहरण भी एक संपत्ति मानी जाती है, अदद किराया और अदद ब्याज। पूर्वदत्त प्रीपेड इंश्योरेंस, ड्राइंग, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये सारे क्या हैं, प्रतिनिधित्व व्यापार खाते, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते हैं। सिंपल सी बात, आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेखांकन के अंतर्गत क्या क्या आपके अकाउंटेंसी में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले व्यवसाय के अंदर जितने भी लेन देन हो रहे हैं आप उनका लेखा करेंगे, आप उन्हें रिटिन में देंगे। सिंपल सी बात समझ में आई। अगर आपका व्यवसाय में कोई भी लेन देन हो रहा है, कोई भी सेल परचेजिंग, कोई भी पैसे को लेकर लेन देन है, तो आप सबसे पहले उसका रिटिन प्रूफ रखेंगे, आप उसका लेखा करेंगे। लेखों का निष्कर्ष की सूचना देना, आपके लेखे सही है या गलत है, फेक तो नहीं है, किसी ने ऐसे बिल थोड़ी ना चढ़ा दिया है, उन सब के बारे में आप रिपोर्ट रखेंगे कि ये सही लेखे हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। व्यापार की संपत्ति की रक्षा, अगर व्यापार से बिलोंगिंग कोई संपत्ति है, कोई एसेट्स है, तो आप उसकी भी रक्षा करेंगे, उसकी भी सहायता, उसकी भी डिफेंस रखेंगे। व्यापार की संपत्ति की रक्षा, अगर व्यापार में कोई संपत्ति है, व्यापार की कोई भी A to Z संपत्ति, आप उसकी डिफेंस रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। नेक्स्ट है कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। भाई अगर आपके कोई कानूनी कागज है तो आप उनको भी पूरा रखेंगे। टैक्स को लेकर, GST को लेकर A to Z बिल पास जितने भी हैं, लाइसेंस है, उन सबको आप कंपलसरी कंप्लीट रखेंगे। परिणामों की अधिकता रखना, आप रिजल्ट पर फोकस करेंगे, आप वर्क से ज्यादा रिजल्ट पर भी फोकस करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, आपसे पूछा जा सकता है लेखांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा नहीं आता है। आपसे वो पॉजिटिव भी पूछ लेगा और निगेटिव भी पूछ लेगा। आपको अपनी ये 5 चीजें याद रखनी है कि अकाउंटेंसी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज वित्तीय SBI द्वारा निर्गमित प्रथम AS संबंध क्या है। ASBI क्या है, अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ASBI की फुल फॉर्म है अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। भाई इसकी रिक्वायर्ड क्यों पड़ी, इसे हमें अपने अकाउंटेंसी में क्यों लेके आना पड़ा, अकाउंटेंट में इसकी क्या जरूरत पड़ी, तो इसकी जरूरत उनकी नीतियों को प्रकट करने के लिए पड़ी। आपके वहाँ पे रूल रेगुलेशंस पॉलिसीज को प्रकट एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, ASBI की जरूरत पड़ी। अगर आप ASBI को अप्लाई नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको अपने व्यापार में किस एक्ट के थ्रू कौन सा काम करना है, लाइसेंस किसके थ्रू बनेगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या चार्ज लगेगा, GST पे क्या चार्ज लगेगा। तो ASBI का काम क्या था, इनकी नीतियों को यानी कि रूल रेगुलेशन एंड पॉलिसीज को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट उसके बाद है आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है। भाई किस चीज के नाम से लेखांकन को जाना जाता है ये देख लेते हैं।
मौद्रिक इकाइयों का लेखा वर्गीकरण संक्षिप्त करना, जितना भी आपका कैश फ्लो है, आपके कैश में लेन देन हो रहा है उसके बारे में लिखना, उसको वर्गीकरण करना और उसको स्पष्ट भी करना कि भाई हमने इतना लेन देन करा है, उसका हम पहले लेखा करेंगे और फिर हम उनका रिकॉर्ड भी रखेंगे। नेक्स्ट है व्यापार की एक भाषा के रूप में लिखना। व्यापार को एक भाषा के रूप में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई आपने एक चार्ट शीट बना ली और चार्ट शीट पे आपने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, तो व्यापार की एक भाषा के रूप में एक्सप्लेन करना। इससे सूचनाओं का स्रोत, इससे आपके डिटेल्स के लिए सोर्सेज बन जाते हैं कि आपका व्यापार प्रॉफिट में है, लॉस में है, उसकी एसेट्स बढ़ रही है, लायबिलिटीज बढ़ रही है, आपके ऑलमोस्ट जितना भी सोर्सेज हैं वो सारे किसकी वजह से आते हैं, लेखांकन की वजह से आते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं लेखा सूचना का प्रयोग वाले समूह। भाई लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह कौन कौन सा हो सकता है? सबसे पहला है व्यापार का स्वामी। आपका ओनर सबसे पहला सोर्स होता है आपके व्यापार में किसी भी लेखे को करने के लिए। डिटेल किसके पास होंगी, रिपोर्ट्स किसके पास होंगी? सबसे पहला व्यापार का स्वामी। फिर है व्यापार का प्रबंधक। अगर व्यापार का स्वामी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, स्वामी यानी कि ओनर, फिर है प्रबंधक यानी कि मैनेजर, और उसके बाद है भावी नियोजक। अगर भविष्य में कोई ऐसा बंदा है जो वहाँ का डायरेक्टर बन सकता है तो उसे भी हम किस में रखेंगे, इसके ग्रुप में ही रखेंगे। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह कौन सा है, तो स्वामी, प्रबंधक और नियोजक। भावी नियोजक याद रखना कौन सा नहीं है, तो एक इसमें से देगा और एक 3 अदर से दे देगा। नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य। भाई हमारे लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आप उसे डिफाइन कर लेते हैं। व्यापार का लाभ हानि संपत्ति दायित्व का पता करना। देखिए लेखांकन का सबसे पहला काम क्या होता है, आपके व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपकी एसेट्स और लायबिलिटी, इन 4-5 चीजों के बारे में पता करना। फिर है आपके मौद्रिक लेन देन का लेखा वर्गीकरण संक्षिप्त, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जितना भी कैश में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका जितना भी कैश में लेन देन हो रहा है, आप उन सब के बारे में लिखेंगे। प्रबंधक की नीति निर्धारणों का सहयोग करना। आपका डायरेक्टर, आपका मैनेजर अगर आपके लिए कुछ रूल और रेगुलेशंस बना रहे हैं तो उसमें आपकी जो एक्ट है वो सपोर्ट करते हैं। इन एक्ट के थ्रू हम इन चीजों को फॉलो करते हैं। जैसे कि अभी तक हमारे यहाँ पे जीएसटी नहीं थी, 2018 के आसपास जीएसटी यूज हुई है, वो किसकी वजह से हुई है, इन एक्ट्स की वजह से हुई है। यह पता करना है कि व्यापार प्रगति पे है या अवनति पे है, यानी कि आपका जो व्यापार है वो सक्सेस की तरफ जा रहा है या अनसक्सेसफुल हो रहा है। तो इन सारी चीजों में किसकी यूज होता है, लेखांकन का यूज होता है। अब आगे एएस लिख दिए हैं। एएस का मतलब तो जानते हैं, अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड। मैंने आपके यहाँ पे कुछ एक्ट्स लिख दिए हैं जो सारे आपके पहले चैप्टर से थे। जैसे कि सबसे पहला है AS6। AS6 किससे है, हिरासत से संबंधित है, डेब्ट से संबंधित है। अगर 6 लोग एक साथ खड़े हैं तो वो हमें डेफिनेटली कमी निकालेंगे। तो हिरासत से संबंध किससे है, मैंने पहले भी याद कराया है। AS6 किससे संबंधित है, डेब्ट से संबंधित है। AS14 है आपका एकांकीकरण या अंशधारी एकांकीकरण, यानी कि आप 14 डेट को क्या कर रहे हैं, अपने शेयर होल्डर्स को चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है 12 महीने हम जीएसटी भरते हैं तो सरकार को क्या दे रहे हैं, संपत्तियां दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। ठीक है, तो 12 का हो गया सरकारी अनुदान। 13 का है विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है 13 है विनियोग के योग, 13 का योग हमेशा क्या होगा, विलय ही होगा। नेक्स्ट है 26 में आएगा अमूर्त या अदृश्य संपत्ति। 6 में था हिरास, 14 में था अंशधारी, 12 में था सरकारी अनुदान, 13 में है विनियोग और 26 में है अदृश्य संपत्ति। ये आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, मैंने इसलिए एक साथ लिख दिए हैं। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना, लिख लेना, जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे कर लेना। 10 AS10 में क्या है, स्थिर संपत्ति, जो फिक्स्ड एसेट्स होगी वो किसके अंदर आएगी, 10th में आएगी। थर्ड है कैश फ्लो, यानी कि आपके रोकड़ फ्लो, आपका कैश का लेन देन किस में आएगा, थर्ड में आएगा। 8 है डेवलपमेंट एंड रिसर्च, 8 लोग मिलकर रिसर्च कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। अगर 8 लोग एक साथ काम करेंगे तो फिर रिसर्च भी करेंगे और डेवलपमेंट भी करेंगे। 20 है प्रति अंश आय, आप पर शेयर कितनी इनकम ले रहे हैं वो किस में आएगा, 20 में आएगा। नेक्स्ट है 16 में ऋण, आपका लोन डेट जो भी है वो किसके
अंदर आएगा, 16 के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है सेकंड में है स्टॉक का मूल्यांकन और पहले में है आपका विवरण। सबसे पहले भाई किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन होगी और सेकंड में उसका स्टॉक देखा जाएगा कि उसका स्टॉक कितना है, आप कितना व्यापार में बैलेंस बचा हुआ है। 21 में है लिस्टेड कंपनी। 21 साल का होने के बाद आपकी कंपनी को क्या कर लिया जाएगा, लिस्ट के अंदर ले लिया जाएगा। 21 साल के हो जाओ आपको लिस्ट में ले लिया जाएगा। 19 है आपके पट्टे। 19 में क्या आएंगे, पट्टे। नेक्स्ट है 14 डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। 24 में 24 भैया आपको 21 साल के में हमने लिस्टेड करा है और आपको 3 साल देखा जाएगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो आपको हम क्या कर देंगे, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन की जो कंपनियां वर्क नहीं कर रही हैं आप उन्हें लिस्ट से हटाएंगे। 29 में है इकोनॉमिक रिपोर्ट्स। आपकी 29 में क्या आएगी, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आएंगी। 37 में इंसिडेंट, अगर आकस्मिक यानी कि अनजाने में या आपका फ्यूचर में कभी कोई लॉस होता है तो किसके अंदर रखा जाएगा, 37 के अंदर रखा जाएगा। 110 में सारे फंड्स आएंगे, जितने भी फ्यूचर फंड्स रखे जाते हैं। रिजर्वेंट फंड्स किस में आएंगे, 110 में आएंगे। तो ये आपके कुछ एक्ट थे। सबसे पहला था 6 किया था हिराश, 14 में था अंशधारी, 12 में था आपका सरकारी अनुदान, 13 में विनियोग, 26 में अदृश्य संपत्ति जिसे हम छू नहीं सकते हैं वो किस में आएगी, अदृश्य या अमूर्त संपत्ति होगी, इनट्रांजिबल एसेट्स होगी। नेक्स्ट है 10 स्थिर संपत्ति, जो फिक्स्ड एसेट्स होती है, जो आपकी मंथली और ईयरली उसके रेट में इंक्रीजमेंट होता है। थर्ड में है कैश फ्लो, जो आपका कैश का लेन देन होगा वो थर्ड में आएगा। 8 में डेवलपमेंट एंड रिसर्च, कितना रिसर्च किया है और उसमें क्या डेवलपमेंट है। 20 में है प्रति अंश आय पर शेयर आप कितना इनकम ले रहे हैं। 16 में लोन और डेब्ट आएंगे। सेकंड में स्टॉक का मूल्यांकन आएगा, इवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। 21 में है लिस्टेड कंपनियां कि आपकी कितनी कंपनियों को टॉप 10 में रखा जाएगा, कितनियों को टॉप 20 में रखा जाएगा। नेक्स्ट है 19 आपके पट्टे से लीजर से है। 24 है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जो कंपनियां वर्क नहीं कर रही है या रिपोर्ट्स नहीं दे रही हैं आप उन्हें क्या कर देंगे, लिस्ट से बाहर कर देंगे। 1 में है आपका विवरण, आपका फर्स्ट में है एक्सप्लेनेशन। 29 में है इकोनॉमिक रिपोर्ट्स कि आपकी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स कैसी हैं और कितनी है वो 29 में आएगा। 37 इंसिडेंट है, अगर आपका कोई फ्यूचर में कोई हानि लॉस होता है तो आप उसमें इसे किस में रखेंगे, 37 में। 110 में सारे फंड्स आएंगे, रिजर्व्स आएंगे।